हेलो गाइस, आई एम बैक विद द न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और इसी वीडियो के साथ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो बड़े आराम से बनाऊंगा, ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या बेसिकली? इफ आई से कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन के साथ चलते हैं तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। इट्स एन एग्रीमेंट। पहली बात तो ये है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है, सेकंड, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो व्हाट आई से इज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो वर्ड है, जो डेफिनेशन है, इससे दो चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस एन एग्रीमेंट, सेकेंड थिंग इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एक एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स कर सकता है, लागू करवा सकता है, आप कोर्ट में जा सकते हो जिसके साथ, एंड दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब एग्रीमेंट क्या है जिसको हमने एनफोर्स करवाना है, वो कैसे बनेगा? तो अगर आप एग्रीमेंट की एसेंशियल एलिमेंट समझ लोगे ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा। तो एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एग्रीमेंट किस तरह से बनता है, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ए और बी दो बंदे हैं। तो ए और बी दो बंदे हैं, नॉर्मल से बंदे हैं। इसे एक बाइक खरीदनी है, ठीक है? तो ये बी के पास जाता है, हु इज ऑलरेडी हैविंग अ बाइक, ठीक है? तो ए को एक बाइक खरीदनी है और बी के पास ऑलरेडी एक बाइक है। तो इफ ए वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर बाइक, तो अभी के लिए इसके पास हम बाइक रिमूव कर देते हैं बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगी, दो बाइक। तो ए बाइक खरीदना चाहता है किससे? बी से। सो फॉर दैट पर्पज ये क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा तो इसको क्या देगा, एक ऑफर देगा। क्या देगा? एक ऑफर देगा कि आई वॉन्ट टू बाइक योर बाइक, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूं, ठीक है? आई वॉन्ट टू बाय योर बाइक और आई विल पे यू 30,000 फॉर दिस। मैं आपको 30,000 रुपये दूंगा। तो लॉजिक है, ए कहता है बी को मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूं तो मैं इस बाइक का 30,000 रुपये आपको दूंगा। क्लियर? तो इसने ऑफर दिया, इसे बेचनी है, तो इसने बोला ठीक है, आई वांट टू सेल दिस बाइक। तो ये इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और इसको बोलता है यस आई विल सेल दिस बाइक टू यू। तो ये बाइक यहां से यहां चली जाएगी। तो ये हो गया ऑफर का एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो ए को बाइक खरीदनी थी, बी के पास गया, ऑफर दिया 30,000 का, बी को बेचनी थी, उसकी सेकेंड हैंड बाइक थी, बेचनी थी। ये ए को ऑलरेडी पता था, तो इसने 30,000 का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, काम खत्म। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अभी के लिए हम बोलेंगे एग्रीमेंट बन गया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बी एन एग्रीमेंट। तो हम इसको एजीआर लिख लेते हैं अभी शॉर्ट फॉर्म में, इट्स एन एग्रीमेंट। लेकिन क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं? बात इस पे ही डिपेंड करेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। एग्रीमेंट तो तभी बन गया क्योंकि दो बंदों ने, दो पार्टियों ने, दो पर्सन ने क्या किया, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ने एग्रीमेंट तो बना दिया क्योंकि दोनों ही बंदे एक चीज के लिए मान गए। किस चीज के लिए? द सेल ऑफ बाइक। तो दोनों ही पार्टियां एक चीज के लिए मान गए, द सेल ऑफ बाइक। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रोमिस कर दिया। तो एग्रीमेंट में क्या होता है, मेन चीज क्या होती है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कौन करते हैं? दोनों पार्टियां, बोथ द पार्टी डू द प्रॉमिस, ठीक है ना? प्रॉमिस करती हैं, दोनों पार्टी प्रॉमिस करती है किसी काम को करने के लिए। इस एग्जांपल में ए प्रॉमिस कर रहा है आई विल पे यू 30,000 टू बाय दिस बाइक, और बी प्रॉमिस कर रहा है मैं आपको बाइक बेच दूंगा। तो दोनों ने एक एक प्रॉमिस की है, एक प्रॉमिस ही है, एक प्रॉमिस ही है। तो दोनों ने प्रॉमिस कर दी, प्रॉमिस फ्रॉम द बोथ द साइड, एग्रीमेंट बन गया। तो ये काम यहां पर खत्म हो गया, एग्रीमेंट तो बन गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप की, इज दिस एनफोर्सिएबल बाय लॉ? दैट मीन्स अगर ए 30,000 रुपया इसको पे कर दे, तो लेट्स सपोज इसे 30,000 की पेमेंट कर दी, और अगर अब बी इसको बाइक ना दे, तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है बी के अगेंस्ट, आइदर टू गेट द बाइक और टू गेट हिज 30,000? ये मेन इशू। तो बात यही है, क्या कोर्ट इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकती है, लागू करवा सकती है? मेन चीज ये आती है।
तो कोर्ट में हम इसको लेके जा सकते हैं मैटर को कि नहीं लेके जा सकते, या कोर्ट इस पे फैसला सुना सकती है कि नहीं सुना सकती एज पर द कंसेप्ट ऑफ लॉ, तो इसी पे डिपेंड होगा ये चीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अभी इस एग्जांपल को अगर देखें तो ए ने बी को 30,000 रुपए दे दिए, अगर बी बाइक ना दे तो ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। तो दैट मीन्स यहां पर जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का जो एग्रीमेंट बना हम इसे एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। लेकिन हर एक डील, हर एक प्रॉमिस, बोथ द साइड वाली प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ये बात ध्यान से देखना, हर एक डील, हर एक कंसेप्ट में, हर एक प्रॉमिस में एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल विल बी सेम, लॉजिकली सेम होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ताकि आपको यह समझ आ जाए कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इसी के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम इस चीज पे जाते हैं। तो फिर से हमने बी को ले लिया, तो ए और बी दोनों दोस्त हैं। इस टाइम पे हम दोस्त बना दिए तुमको, ठीक है। तो ए ने बोला बी को, भाई सो लेट्स वॉच अ मूवी। तो इन्हों दोनों ने प्लान बनाया किस चीज का, दे विल वॉच अ मूवी इन अ थिएटर। तो मूवी देखने के लिए जाना है इन्होंने। तो लेट्स वो 31st का प्लान है मूवी का, या किसी पार्टी का लगा लो यार, मूवी कौन देखेगा, तो पार्टी देखेंगे। तो पार्टी पे जाना दोनों ने, ए और बी ने दोनों ने डील कर ली। ये बोलना ऐसे कर, तू शाम को 8 बजे यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे आ जाना। चलो ठीक है, दोनों ने डील कर ली। ए ने प्रॉमिस किया मैं 8 बजे आ जाऊंगा, बी ने प्रॉमिस किया मैं भी 8 बजे पहुंच जाऊंगा। XYZ एक प्लेस है, यहां पर हम दोनों पहुंचेंगे 8 बजे। तो ए ने भी प्रॉमिस किया है, बी ने भी प्रॉमिस किया है, कहां पर, 8 बजे XYZ प्लेस पे पहुंचने का। लेकिन हुआ क्या, ए बिल्कुल टाइम पे पहुंच गया, लेकिन बी किसी कारण नहीं पहुंचा। अब ये मेन इशू है, एक ने प्रॉमिस कर दी फुलफिल अपनी 8 बजे XYZ पे पहुंचने की, लेकिन बी उस 8 बजे XYZ जो लोकेशन है वहां पर नहीं पहुंचा। What that means is that B failed to perform his promise. तो क्या अब A B के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है या नहीं, बात यही है मेन। अब आप बोलोगे यार यहां पर ऑफर क्या था, एक्सेप्टेंस क्या थी, मैं बोल रहा हूं ऑफर क्या था, 8 बजे XYZ लोकेशन पर पहुंचना, दिस इज द ऑफर गिवन बाय ए। बी ने इसे किया था एक्सेप्ट, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट बन गया था, यहां पर एग्रीमेंट बन गया। लेकिन क्या ये वाला एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना, मैं बोलूंगा नहीं, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर बी नहीं पहुंचा तो ए इसके अगेंस्ट, ना पहुंचने के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज बेस्ड ऑन अ कैजुअल प्रॉमिस। जो एग्रीमेंट कैजुअल प्रोमिस पे बेस्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते जो दोस्तों में होते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, मोस्टली पेरेंट्स भी कर देते हैं, भाई बच्चे को बोलते हैं तू अगर इस साल फर्स्ट आया ना तो तुझे बाइक देंगे। अगर आपने पापा ने प्रॉमिस कर भी दी आपको बाइक देने की, एंड अगर आप नहीं पहुंचे, अगर नहीं फर्स्ट आ पाए, तो क्या आप पापा पे केस करोगे? पापा ने तो बोला था कि बाइक दिलाएंगे, अगर नहीं दिलाएंगे तो क्या आप उसके केस कर दोगे अपने पापा पे? यू विल नॉट डू दैट। तो लॉजिकली हम यही बात कर रहे हैं, कौन सी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कौन से नहीं बनते, ये डेफिनेशन को हमने लॉजिकली आपको एग्जांपल के साथ प्रूव करके बताया। तो इससे आपको कंसेप्ट समझ आ गया, व्हाट यू कॉल अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट तो बता दिया, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अब एलिमेंट्स जो होते हैं, इसके बेसिक एलिमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट बताएं तो वो समझ लो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आराम से, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत ही आराम से। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट अप। क्लियर? तो सबसे पहला in order to make a contract, these are the essential elements of a contract। तो पहली बात तो ये, मिनिमम 2 parties are required to make a contract। कम से कम 2 पार्टी चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो।
दो पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मैं मिनिमम बोला, ये नहीं बोला कि दो ही पार्टी चाहिए, ध्यान से यार, मिनिमम 2 पार्टीज, दैट मीन मैक्सिमम जितनी मर्जी हुई। क्लियर है? तो 2 पार्टी कम से कम चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना। खुद के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैंने आज ये काम करना ही करना, नहीं कर लोगे अपने आप पे केस कर लोगे, नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी एन ऑफर एंड देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने आपको ऑफर दिया और अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर मैंने ऑफर ही कुछ नहीं दिया, आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया? अगर मुझे अपनी बाइक बेचनी नहीं है और एक बंदा आए मेरे को बोले दैट ये लो 50,000 और मुझे अपनी बाइक दो, तो क्या मैं उसको बाइक दे दूंगा? व्हाई वुड आई? जब मैंने उसको ऑफर ही नहीं किया तो वो एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? और ऑफर मैंने किया, अगले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो हमने क्या किया? मिनिमम 2 पार्टीज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगला लॉजिक है द कंसेप्ट इज लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल चीज का बनता है। अगर आप कोर्ट में जाके इन्फोर्सिबिलिटी की बात करते हो तो कोर्ट आपका सिर्फ लीगल लॉजिक ही इन्फोर्स कर सकता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, रीजन फॉर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड जो बदले में मिलेगा वो दोनों चीजें लीगल होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपने एक बंदे के साथ डील कर ली। डील किस चीज की कि एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे एक बाइक खरीदनी है, तो मैं एक बंदे के पास जाता हूँ, मैंने बोलता हूँ कि मुझे एक बाइक खरीदनी है। तो मैं बाइक के लिए उसे बोलता हूँ मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुलेट खरीदी, 2 लाख की बाइक है, कैश दिया, कहानी खत्म, वो दे देगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे ये बाइक दे दो, आई विल गिव यू ड्रग्स, विल दैट बी अ लीगल थिंग? ठीक है, बाइक खरीदना तो लीगल हो गया, क्या मैं उसको ड्रग्स देने की बात करूं, क्या वो लीगल है? दैट इज नॉट लीगल। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट, रीजन फॉर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट और बदले में जो मिल रहा है कंसीडरेशन, उनमें से कोई एक भी चीज इलीगल हो गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। बाइक के बदले कैश चलेगा लेकिन बाइक के बदले ड्रग्स नहीं चलेगा। या मैं एक इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करूं, जैसे लोग सुपारी देते हैं, जी हम उसकी टांगे तोड़ देंगे, 50,000 दो, उसकी टांगे तोड़ देंगे, तो ये भी क्या होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो इलीगल नहीं हो सकता, एवरीथिंग शुड बी लीगल। देन इट कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, हम इसको इजी वर्ड में देते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है? सोच मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन एजेंडा क्या? 2 बंदों की सोच सेम होनी चाहिए इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये ना हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। वो कैसे होता है, इसकी एग्जांपल से समझ आएगा मीटिंग ऑफ माइंड क्या है। वैसे इसकी टर्म है कंसेंसस एड इडम, दैट मीन्स मीटिंग ऑफ द माइंड। एग्जांपल लेते हैं, एक बंदे ने डोमिनोज में फोन किया, हेलो डोमिनोज, मुझे ना शाम को 7 बजे 2 पिज़्ज़ा भेज देना, मुझे शाम को 7 बजे 2 पिज़्ज़ा भेज देना। एक जगह एड्रेस दे दिया, चलो बात खत्म। अब बात ये है कि उसने ये नहीं बताया कि पिज़्ज़ा वेज होगा, नॉन वेज होगा, किस तरह का होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, क्या होगा। उसने सिर्फ इतना बोला कि हेलो डोमिनोज, आई वांट 2 पिज़्ज़ा इतने बजे यहाँ पर भेज दो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई। क्या कंफ्यूजन है? इसने ये नहीं बताया कि पहले जिसने कॉल किया उसने ये नहीं बताया कि कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए। तो डोमिनोज वाला जो बंदा होगा, क्या वो आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करेगा? अगर करेगा तो कौन सा करेगा? तो जहां भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूजन होगी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टीज होता है, तो दोनों पार्टी का दिमाग एक ही चीज पे होना चाहिए। मींस क्लैरिटी शुड बी देयर। अगर उसने पिज़्ज़ा मंगवाया तो वेज मंगवाया, स्मॉल मंगाया, मीडियम मंगवाया, लार्ज मंगवाया, कौन से टॉपिंग्स है, सारा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। अगर उसने डिफाइन नहीं किया तो हाउ ही विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। मीटिंग ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन
not opposed to public policy. कहते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनाते हैं ना, किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बना सकते. ये पब्लिक पॉलिसी, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं किसी चीज के रिलेटेड. अब इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे. लेट्स सपोज मैंने एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया, गया वहाँ पे टेस्ट दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया एंड सो ऑन. अब एक बंदा है वहाँ पे कहता है यार मेरे को लाइसेंस मेरा नहीं बना, मेरे को कार ड्राइव करनी तो आती है लेकिन मेरा लाइसेंस नहीं बना, तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस मुझे दे दोगे? मुझे चंडीगढ़ जाना, दिल्ली जाना, कहीं पर जाना, तो वहाँ पर लाइसेंस का इशू होता है. तो आप ऐसे करो, मुझे अपना लाइसेंस दे दो, ठीक है, और आप मेरे से 2,000-3,000 रुपये ले लो, ठीक है. तो क्या मैं ये डील कर सकता हूँ? आई कांट डू दैट, क्योंकि जो लाइसेंस होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है एंड नॉन ट्रांसफरेबल होता है. आई कैन नॉट ट्रांसफर माई ड्राइविंग लाइसेंस टू एनीवन. तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, जो लाइसेंस वो आपका है वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो हाउ कैन आई डू द कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू दैट? दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो इस सिचुएशन का मतलब ये है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको ये आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन मेक, और कौन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. और अगर आप क्लास BA LLB कर रहे हो, LLB कर रहे हो, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से सीख लोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ ईजी हो जाएगा. That's it for this particular video. Thank you very much. This is Vishnu Malhotra. Bye bye.